हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पितृदोष के बारे में। जी हाँ, बहुत सिंपल सी है एक वीडियो रहेगी, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं होगा। तो पितृदोष दोस्तों 2 सितंबर से जो हमारे श्राद्ध है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। देखिए, जो भी आपके रिचुअल्स हों, जो भी आप रेमेडीज़ करते आ रहे हैं वो रेमेडीज़ आप करिए। जो आपके पंडित जी या जो आपके एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं वो रेमेडीज़ आप करिए। कुछ लोग नारियल पानी में बहाने को कहते हैं, वो रेमेडी आप कर सकते हैं। लेकिन एक रेमेडी जो बहुत मैंने पहले भी बताई है कि चांदी अवश्य दान करें दोस्तों, चाहे उसकी मात्रा बहुत कम हो। और इसमें आप ये कर सकते हैं कि घर के जितने भी मेंबर्स हैं, आपके रियल ब्रदर सिस्टर्स हो गए, मम्मी पापा हो गए, आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके चाचा हो गए, जितने भी पेरेंटल साइड वाले आपके रिलेटिव्स हैं वो सब मिलकर थोड़ी थोड़ी डोनेशन इकट्ठी करके एक जॉइंट रूप से चांदी इकट्ठी कर सकते हैं और उसको आप दान कर सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उसकी ज़रूरत हो दोस्तों। तो ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है पितृदोष की। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अपने इन-लॉज़ वालों के कोई पैसे आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं करने हैं दोस्तों। सेकंड रेमेडी जो होती है, बहुत अच्छी रेमेडी है, फूड डोनेशन। जी हाँ, आप फूड जो है, खाना जो है उसका दान करिए। जिसको ज़रूरत है, जो लोग नीडी हैं या गरीब हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, उनको खाना खिलाइए। सबसे अच्छा रेमेडी जो है पितृदोष के लिए मानी जाती है दोस्तों। बाकी जो आपके नॉर्मल रेमेडीज़ हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाना, पंडितों को भोजन कराना, एज़ पर जैसे जिस दिन आपका श्राद्ध होता है उस दिन आप ये श्राद्ध कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि कुंडली में पितृदोष कैसे पता चलता है। देखिए, इसके लिए आपको बहुत सारे YouTube चैनल्स पर डिफरेंट वीडियोस देखने को मिल सकती हैं। बहुत बुक्स में भी इसके बारे में लिखा है। लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है, जो बृहत होरा शास्त्र में लिखा है कि पितृदोष का असली मतलब क्या होता है। पितृदोष का मतलब होता है दोस्तों कि कोई आपके जो ग्रैंडफादर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसा सिन क्रिएट कर दिया होता है या कुछ इस तरह का कुछ ख़राब कर्म किया होता है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है दोस्तों। अब उसके लिए आपको कौन से हाउसेस देखने हैं ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए, कोई भी योग हो, चाहे वो राजयोग हो या किसी भी तरह का दोष हो, वो तभी आपको मिलता है, तभी उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है या उसका ख़राब रिज़ल्ट मिलता है जब उसका प्रभाव लगन पर होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, लगन जब तक पीड़ित नहीं होगा दोस्तों, कोई भी पितृदोष एक्टिवली आपको रिजल्ट नहीं देगा। लगन पर पाप प्रभाव होना चाहिए। पाप प्रभाव का मेरा यहाँ दृष्टि से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। लगन में मेलेफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड होने चाहिए या लग्नेश के साथ मेलेफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड होने चाहिए। पहला रूल ये है। अगर आपके लग्नेश या लगन लॉर्ड पर, लगन पर या लगन लॉर्ड पर किसी तरह का कोई मेलेफिक प्रभाव नहीं है और उस पर बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव है, तो पितृदोष कभी भी नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो उसका बिल्कुल भी रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। देखिए, लगन व्यक्ति की कुंडली का आधार होता है, तो जितने भी वो शुभ फल उससे भोगता है, जितने भी खराब फल उससे वो भोगता है, सब लगन पे ही डिपेंड करते हैं दोस्तों। सेकंड, लगन मैं खुद हूँ, 5th हाउस मेरी संतान है और 9th हाउस मेरे पिता का घर है। तो 9th से फिर मैं 9th गिनता हूँ तो फिर से वो 5th आ जाता है। वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, जिसको आप कह सकते हैं मेरे दादाजी या उनके भी जो पूर्वज होते हैं, वो 5th हाउस से देखे जाते हैं दोस्तों। तो जब भी 5th हाउस पर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव होगा, मान लीजिए 5th हाउस में सूर्य देव नीच के हैं और पाप कर्त्री में है, या उनके साथ राहु देव विराजमान है, और एट द सेम टाइम अगर लगन में भी कोई मेलेफिक प्लैनेट है या लग्नेश मेलेफिक प्लैनेट के साथ विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष बन जाता है दोस्तों। 5th हाउस को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। 5th हाउस ही आपके फोर फादर्स का होता है दोस्तों। तो जो एक बुरे कर्म आपके फोर फादर्स ने किए होते हैं, वो 5th हाउस के थ्रू आपकी कुंडली में आते हैं दोस्तों।
5th हाउस इसीलिए पुण्य कर्म जिसको कह सकते हैं, जो आपके संचित कर्म होते हैं, पास्ट कर्मस जिसको आप कहते हैं, 5th हाउस से देखा जाता है दोस्तों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है। सूर्य देव पिता के कारक होते हैं दोस्तों। अगर सूर्य देव मेरे पिता के कारक हैं तो मेरे पिता के जो पिता होंगे उनके भी कारक सूर्य देव होंगे। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, बहुत सिंपल सी एक लॉजिक है ये। तो सूर्य देव एक तरह से आप पितामह कह सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को सूर्य देव रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ये बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। अगर कुंडली में सूर्य देव 5th हाउस में हैं, डेबिलिटेटेड हैं, या राहु के साथ विराजमान है, केतु के साथ विराजमान है, शनि देव के साथ विराजमान है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव है और लगन भी पीड़ित है, तो पितृदोष बन जाता है दोस्तों। इसी तरह से 5th लॉर्ड भी अगर बुरी स्थिति में है, पाप प्रभाव में है और लगन भी उस समय में पीड़ित है, लगन में भी पाप प्रभाव है या लगन में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो पितृदोष बन जाता है दोस्तों। 3rd एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस होता है पितृदोष के लिए, 10th हाउस। देखिए ये आपका कर्म स्थान है और कर्म स्थान भी है और ये यमराज का घर भी माना जाता है दोस्तों। बहुत कम लोग इसको शायद जानते होंगे कि 10th हाउस जो है वो यमराज का घर भी होता है। तो ये एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है दोस्तों। इस पर डिस्कशन अगर करनी स्टार्ट कर देंगे तो ये डिस्कशन जो है बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इन शॉर्ट में इसको आप थोड़ा सा कर देता हूँ। लगन, 5th हाउस और 10th हाउस, ये तीनों अगर आपकी कुंडली में पीड़ित हैं मैलेफिक प्लैनेट्स द्वारा, तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है दोस्तों। पितृदोष जो है हमेशा 5th हाउस पे ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि जब कोई नई संतान पैदा होती है घर में, उसी के थ्रू जो 4 फादर्स का जो पितृदोष होता है वो आपके घर पे एंटर करता है दोस्तों। तो जिन भी लोगों का 5th हाउस बुरी तरह से पीड़ित है, लगन भी बुरी तरह से पीड़ित है, तो वो पितृदोष की रेमेडीज़ करें, पितृदोष के उपाय करें। और सबसे अच्छी रेमेडी होती है पितृदोष की, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, दान करिए दोस्तों। दान से अच्छी कोई रेमेडी नहीं होती है, लेकिन दान भी आपको एक सिस्टमेटिक वे में करना है। कौन से मुहूर्त में आपको दान करना है, ये कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर्टिकुलर मुहूर्त में दान करिए। और देखिए, सिर्फ किसी को पैसे दे देना जो है दान के बराबर नहीं होता है। आप एक किसी ऐसे पर्सन की हेल्प करिए जिसको किसी वस्तु की आवश्यकता हो, जो गरीब हो, जिसको उस चीज़ की ज़रूरत हो, आप उनको वो चीज़ लेके दीजिए। अगर आप मंदिर में कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं कि आप बताइए आपको मंदिर में और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको कहीं कूलर लगाना है या कुछ कारपेट की आवश्यकता है, कुछ फैंस की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप मंदिर में दान कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपके पितरों को भी शांति मिलती है और आपका जो पितृदोष है उसमें भी शांति होती है दोस्तों। तो बहुत सिंपल सी, जैसे कि मैंने आपको कहा था, बहुत सिंपल ही वीडियो है। तो 3 चीज़ें आपको ज़रूर चेक कर लेनी है दोस्तों। 5th हाउस में अगर राहु है और लगन भी आपका बुरी तरह से पीड़ित है, लगन में एक मैलेफिक प्लैनेट्स है, मान लीजिए लगन में शनि देव हैं, 5th हाउस में राहु देव हैं और 10th हाउस या 10th लॉर्ड भी बुरी तरह से पीड़ित हैं, तो ऐसे केसेस में पितृदोष बन जाता है। और उस पितृदोष का रिजल्ट क्या होता है, आपको संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है दोस्तों। क्योंकि ये 5th हाउस से रिलेट करता है, तो हमेशा संतान इशू में प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। इसके बहुत सारे डिफरेंट योग्स हैं दोस्तों, और उन योगों को यहाँ मेंशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। एक पर्टिकुलर योग दिए हुए हैं बृहत पराशर होरा शास्त्र में, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारे योग हैं, अगर वो योग आपकी कुंडली में बिल्कुल एक्टिव होते हैं तो पितृदोष का जो निर्माण होता है दोस्तों। अब देखिए 5th हाउस में अगर राहुदेव विराजमान है और साथ में गुरुदेव भी विराजमान हो जाते हैं, तो उस केस में पितृदोष का जो इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है दोस्तों। लगन में शनि देव हैं, 5th हाउस में राहु देव हैं और साथ में गुरुदेव भी हैं, तो उस केस में पितृदोष का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से शुक्र देव भी मदद करते हैं पितृदोष को कम करने में। ये 2 ऐसे शुभ प्लैनेट्स हैं दोस्तों। ये गुरु हैं, हमारे गुरुदेव हैं,
बृहस्पति हमारे गुरुदेव हैं, शुक्रदेव भी हमारे गुरुदेव हैं और ये अत्यंत ही शुभ प्लैनेट्स होते हैं दोस्तों। तो अगर मिक्स रिजल्ट्स है, आपके लगन पर शुभ प्लैनेट्स भी बैठे हैं लेकिन पाप प्लैनेट्स भी बैठे हैं, तो उस केस में पितृदोष का जो इफ़ेक्ट होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर किसी तरह का कोई शुभ प्रभाव नहीं है, मेलेफिक्स का ज़्यादा प्रभाव है आपके 5th और लगन पर या 10th हाउस पर, तो ऐसे केसेस में पितृदोष का निर्माण हो जाता है और व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, उसके प्रोफेशन में हमेशा दिक्कत आती है और अप डाउन्स जो है कैरियर्स में आप हमेशा फेस करते रहेंगे दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि कैरियर के ऊपर बात आ गई और अप एंड डाउन्स की बात आ रही है। देखिए 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो साइन जो है बहुत ही एक डेंजरस साइन माना जाता है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी व्यक्ति का कोई भी लगन हो, ये एक सिंपल सा मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, कोई भी लगन हो, आप 8 नंबर साइन देखिए आपके किस हाउस में पड़ रहा है, उस हाउस से हमेशा आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, उस हाउस से हमेशा उतार चढ़ाव आपको फेस करने पड़ेंगे और उसमें जो प्लैनेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस है प्रेडिक्शंस में वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे दोस्तों। मान लेते हैं मकर लगन है, फॉर एग्जांपल मेरा मकर लगन है, मेरा 8 नंबर जो राशि है वो 11वें घर में पड़ती है दोस्तों। तो क्या होगा, 11वां घर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरे गेन्स को, मेरे लाभ को, मेरा सोर्स ऑफ इनकम को। तो वहाँ पे हमेशा मुझे प्रॉब्लम रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर वे में सेट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर वे में सेट हो जाता है अचानक फिर से उसमें रुकावट आ जाएगी। 11th हाउस आपकी इच्छाओं का है, जो आप मन में इच्छाएं सोचेंगे वो पूर्ण नहीं हो पाएंगी या उनमें डिले होता रहेगा, हमेशा बहुत देरी से वो जो है पूरी होंगी। सेकंड, 11th हाउस आपके बड़े भाई का होता है, तो बड़े भाई से जो रिलेशंस हैं इतने अच्छे नहीं रहेंगे, हमेशा उनमें मनमुटाव रहेगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे दोनों की लाइफ में, और कभी भी जो एक कॉर्डियल रिलेशन जो होता है, एक अच्छा रिलेशन जो होता है वो कभी नहीं बनेगा। इसी तरह से आप 8 नंबर साइन को डिफरेंट हाउस, डिफरेंट लगन्स में डिफरेंट हाउसेस में आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मान लीजिए किसी का 4 नंबर लगन है तो 8 नंबर साइन जो है वो 5th हाउस में आ जाता है। और काल पुरुष की कुंडली में देखिए दोस्तों 8 नंबर साइन जो होता है उसको ऑब्स्ट्रक्शन के हाउस में दिया गया है, 8th हाउस में दिया गया है। ये जो होता है हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, उतार चढ़ाव क्रिएट करता है, और एक तरह से उस हाउस में हमेशा एक ड्रामा होता रहेगा आपकी लाइफ में, उस हाउस को लेकर, उस हाउस के जो कारकत्व होंगे, उस हाउस के जो रिलेटिव्स होंगे उनको लेकर हमेशा उतार चढ़ाव होते रहेंगे जीवन में। तो जैसे मान लीजिए कर्क लगन है तो 8 नंबर साइन आपके 4, 5, 6, 7, 8 5th हाउस में आ जाएगा। तो क्या होगा, आपको संतान से हमेशा परेशानी रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको हमेशा संतान रिलेटेड रहेंगी। संतान हो जाएगी तो फिर भी आपको उससे प्रॉब्लम रहेगी, वो आपको दुखी करता रहेगा किसी न किसी बात से, या कुछ अगर उसमें ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होंगे तो संतान की अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों। इसी तरह से मान लेते हैं 2 नंबर लगन है और किसी का 7th हाउस में 8 नंबर राशि आ जाएगी, तो क्या होगा, 7th हाउस आपका हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। पत्नी जो होगी ड्रामा करने वाली आपको मिलेगी, हमेशा ड्रामा करेगी। मैरिड लाइफ का सुख जो है पूर्ण रूप से नहीं भोग पाएंगे, किसी न किसी वजह से पत्नी जो है वो बीमार हो जाएगी, क्योंकि 8th हाउस जैसे कि मैंने पहले बताया आपको ऑब्स्ट्रक्शंस का है। तो जब भी आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली आप हमेशा अपने माइंड में रखिए, या आप एक नोटबुक बना के रखिए जहाँ पे काल पुरुष की कुंडली आप बना के रखिए। काल पुरुष की कुंडली से ही पूरी ज्योतिष चलती है दोस्तों, और काल पुरुष की कुंडली से ही आप सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो देख सकते हैं। तो इसके ऊपर अलग से अभी आने वाले समय में मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सी राशि मेरी पीड़ित है और कौन सा हाउस मेरा पीड़ित है, तो कौन से बॉडी पार्ट में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिविएट हो गया है क्योंकि पितृदोष की यहाँ बात हो रही थी, लेकिन
क्योंकि बीच में 8 नंबर साइन या और प्रोफेशन की बात आ गई, इसीलिए जो है ये टॉपिक डेविएट हो गया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो वापस से हम वही पितृदोष के बारे में मैं जैसे आपको बता रहा था, आप सिंपल रेमेडीज़ करिए और जो भी आप रिचुअल्स करते हैं वो करिए। और एक और बहुत अच्छी रेमेडी होती है दोस्तों पितृदोष के लिए, आप हवन ज़रूर करिए। हवन करने से, क्योंकि 5th हाउस जो होता है एक अग्नि तत्व हाउस है और लगन भी जो होता है अग्नि तत्व हाउस है, तो जब आप हवन करते हैं तो अग्नि जो है उससे शांत हो जाती है, अग्नि को उसका जो फूड है वो मिलता है। और जब भी आप उसमें उसकी सामग्री उसमें डालते हैं, जब हवन सामग्री जिसको आप कहते हैं, तो उसको वो शांत करती है, जो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आप पे आ रहा होता है वो शांत हो जाता है दोस्तों। तो हवन करना, दान करना, खाने का दान करना, और खाने का दान भी ऐसे व्यक्ति को जिसको उसकी ज़रूरत हो। अगर आप पैसे का दान करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जिसके वो काम आए, ये नहीं कि आपने उसको पैसे दे दिए और आपको मालूम चला कि वो उसका मिसयूज़ कर रहा है, कुछ इस तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स पी रहा है, तो उस केस में आपको नुकसान होगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, आपको मुहूर्त निकाल के दान करना है दोस्तों। अभी क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और कृष्ण पक्ष है, तो इस केस में ऐसा कोई मुहूर्त नहीं निकल पाएगा दान करने का। तो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं ज्योतिष में दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वैसे जो रेमेडीज़ होती हैं हमेशा शुक्ल पक्ष में की जाती हैं, लेकिन ये जो पक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, इसमें आप एक अच्छा मुहूर्त निकाल सकते हैं, एक अच्छा लगन निकाल के दान करिए, वो हमेशा आपको बेनिफिट देगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।